डंका बजना कहेंगे? दुनिया में इन खबरों से बदनामी हो रही है और प्रधानमंत्री कह रहे डंका बज रहा है। कायदे से जांच कराते और इन सब सवालों के जवाब देते तो लगता कि भारत में जांच एजेंसियां सबके लिए काम करती हैं, बराबर से काम करती हैं। क्या यह डंका बजना हुआ कि अदानी पर लगे आरोपों में प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ा जा रहा है? जिस वक्त दुनिया भर में इस मामले में सवाल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं डंका बज रहा है। डंका बजने वाली एक और खबर देखिए। ब्लूमबर्ग में खबर छपी है कि जापान में भी फंड के मैनेजर सतर्क हो गए हैं, बताने लग गए हैं कि अदानी समूह में म्यूचुअल फंड का कितना पैसा लगा है। नोमुरा होल्डिंग्स इंक की पैसों का मैनेजमेंट करने वाली इकाई ने सार्वजनिक रूप से जानकारी दी है कि अदानी की कंपनियों में कितना निवेश हुआ है। सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इंक और मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप इंक ने भी ऐसा ही किया है। जिस तरह से शेयरों में गिरावट आ रही है, सबको अपने निवेश के डूब जाने की चिंता होने लगी है। इन कंपनियों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि अगर उनका निवेश डूब गया तो जिनका पैसा लगाया था उससे क्या जवाब देंगे। तो क्या अदानी की खबर से आप अब भी कहेंगे कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है? बदनामी होने को डंका बजना कहते हैं। अब हम आते हैं आज के विषय पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार्वर्ड में कांग्रेस के पतन पर एक अध्ययन हुआ है। 2016 में जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो कई तरह के गंभीर सवाल उठे। आज तक जनता को पता नहीं कि उस तबाही भरे फैसले का फायदा क्या हुआ। उस नोटबंदी के 6 साल बाद कॉरपोरेट के इतिहास में सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी भारत से निकलती है, मगर जांच एजेंसियां ना तो सक्रिय नजर आती हैं और ना प्रधानमंत्री अदानी का नाम लेकर इस मामले में कुछ कह सकते हैं। लेकिन नोटबंदी के समय जब हार्वर्ड जैसे संस्थानों से पढ़े और पढ़ाने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने हार्वर्ड का मजाक उड़ा दिया। कहा कि हार्ड वर्क करने वालों को, खुद को हार्ड वर्क करने वाला बताते थे, कहा कि हार्ड वर्क करने वालों को हार्वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत तो पड़ गई। बाकायदा रैली में हार्वर्ड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था। 1 मार्च 2017 को उन्होंने कहा कि हार्वर्ड वालों का अर्थशास्त्र किताबों में रह गया। हार्ड वर्क करने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नीचे नहीं आने दिया। आज हालत यह हो गई है कि उसी हार्वर्ड वालों की किताब का रिसर्च निकालकर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं। हार्वर्ड वालों के हार्ड वर्क का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। जब खुद पसंद नहीं आता तो हार्वर्ड वालों की पढ़ाई लिखाई को किताबी बता देते हैं, और जब पसंद आता है तो उनकी किताब का चैप्टर लेकर संसद में आ जाते हैं। नोटबंदी के समय हार्वर्ड के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नोटबंदी के बारे में क्या कहा था? यही कहा था ना कि यह तानाशाह का फैसला है। इसने विश्वास पर आधारित अर्थव्यवस्था की जड़ों पर हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जब नोटबंदी पर सुनवाई की और इसे 4-1 के फैसले से सही बताया, तब इस फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने असहमति दर्ज कराई। लिखा कि बहुत गंभीर मुद्दा है, इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना के जरिए क्यों लागू किया? उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था जो सरकार के पास थी। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। समझिए इस बात को। बहुमत के फैसले में एक बात कही गई है जिस पर गौर करना चाहिए। यह कहा है कि माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अगर अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं करती है तो उसे रोकने के लिए उसकी संसद के प्रति जवाबदेही तय की गई है। तब तो संसद तक यह मामला पहुंचना ही चाहिए था। यह सब आपके सामने है। नोटबंदी के समय हार्वर्ड की पढ़ाई लिखाई को किताबी बताने वाले प्रधानमंत्री के इस फैसले से अर्थव्यवस्था में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। हालत यह है कि 8 साल बाद भी इसी बात का श्रेय ले रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये नहीं बताते कि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस देश में 25,000 महीना कमाना मुश्किल है। जो कमाता है वो चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। इस महंगाई में मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा तो इतनी बड़ी आबादी भूख से मर जाएगी। जाहिर है नोटबंदी ने जो सपने दिखाए थे वो फेल हो गए। लेकिन तब इस बात पर खूब ताली बजाई गई कि हार्वर्ड वालों का अर्थशास्त्र किताबों में रह गया
और हार्ड वर्क करने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नीचे नहीं आने दिया। वैसे जीडीपी नीचे आ गई थी नोटबंदी के बाद। अब आते हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री को हार्वर्ड से इतना प्रेम कब हो गया। क्या इसलिए हो गया कि उसकी लाइब्रेरी में कांग्रेस के पतन पर रिसर्च की किताब रखी मिली। अब हम बताते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं थॉमस ब्लोम हैंसन। ध्यान से सुनिएगा, ये वहां के रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं। इनकी और ग्योटिंगन में पढ़ाने वाली श्री रूपा रॉय की किताब का टाइटल है सैफरन रिपब्लिक, हिंदू नेशनलिज्म एंड स्टेट पावर इन इंडिया। यह किताब तो पिछले साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। संपादकों ने लिखा है कि यह किताब समकालीन हिंदुत्व को लोकतांत्रिक तानाशाही या तानाशाही लोकवाद के रूप में देखती है। यह एक ऐसी राजनीति है जो संवैधानिक लोकतंत्र के विचारों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती हुई उनका ही उल्लंघन करती है। इस किताब में दिल्ली दंगों का विवरण है। लिखा है कि भाजपा के चुने हुए नेताओं और अधिकारियों ने खुलेआम मुस्लिम विरोधी हिंसा का आह्वान किया और इनके खिलाफ बाद में पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। इस किताब में यह भी लिखा है कि किस तरह से नागरिकता कानून विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भाजपा के छोटे नेताओं से लेकर मोदी और शाह ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एंटी नेशनल करार दिया। यह भी लिखा है कि उस हिंसा में हिंदुओं की भी मौत हुई तो यह सब किसी समुदाय को संत के रूप में दिखाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मगर उस समय खास तौर पर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया गया जिसका उस हिंसा में बड़ा योगदान रहा। अगर इस किताब की चर्चा राहुल गांधी लोकसभा में कर देते तो बीजेपी की सांसद मांग करने लगते कि कार्यवाही से हटा दी जाए। मगर इस किताब के संपादक का नाम भी ठीक से देख लीजिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थॉमस ब्लोम हैंसन इसके संपादक हैं। अगर कांग्रेस के पतन पर अध्ययन हुआ है तो भारत में नव हिंदुत्व के नाम पर लोकतंत्र को खत्म किए जाने के प्रयासों पर भी अध्ययन हो रहे हैं। किताबें छप चुकी हैं। कांग्रेस के पतन पर भारत की कई यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, पिछले 40 साल से शानदार